नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। औषध विभाग ने 3 राज्यों में 3 बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। प्रत्यक्ष कर संग्रह बजटीय लक्ष्य से अधिक रहने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों के लिए समान संहिता के लिए दायर जनहित याचिका के समर्थन में दस्तावेज मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2.9 बिलियन का प्रारंभिक ऋण प्राप्त हुआ। भारत ने प्रतिदिन औसतन 90 लाख से अधिक DBT यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान हस्तांतरित किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। औषध विभाग ने 3 राज्यों में 3 बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 3 पार्कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बल्क ड्रग किसी औषधि या दवा की प्रमुख सामग्री होती है। इसे सक्रिय औषधीय सामग्री भी कहा जाता है। ये दवाओं को वांछित चिकित्सकीय प्रभाव प्रदान करती है या इच्छित औषधीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है। इसके बावजूद ये बल्क ड्रग की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से चीन से आयात पर निर्भर है। बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020 में 3000 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्च के साथ शुरू की गई थी। इसके तहत देश में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स विकसित किए जाने हैं। इसके अलावा इस योजना के और भी कई उद्देश्य हैं, जैसे कि देश में बल्क ड्रग्स के निर्माण की लागत को कम करना और घरेलू बल्क ड्रग उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। इसके अलावा मानक परीक्षण और अवसंरचना सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके वैश्विक बाजार में एक प्रमुख स्थान बनाना, दवा उद्योग को पर्यावरण मानकों को पूरा करने में मदद करना, संसाधनों के समुचित उपयोग और उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से लागत में कमी से उत्पन्न होने वाले लाभों का दोहन करना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को प्रति बल्क ड्रग पार्क 1000 करोड़ रुपए तक का सहायता अनुदान प्रदान करेगी। बल्क ड्रग्स के घरेलू विनिर्माण के लिए जो शुरू की गई पहलें हैं, उनमें शामिल है मुख्य प्रारंभिक सामग्री यानी की स्टार्टिंग मटेरियल या औषधि मध्यवर्ती यानी कि DIs या ड्रग इंटरमीडिएट्स और API के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। औषध क्षेत्र के लिए PLI योजना आरंभ की गई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह बजटीय लक्ष्य से अधिक रहने की संभावना है। 30 अगस्त 2022 तक केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष कर संग्रह से 4.8 ट्रिलियन रुपए प्राप्त हुए थे। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये 33% ज्यादा है। इससे अनुमान लगाया गया है कि ये संग्रह 14.20 ट्रिलियन रुपए के बजट लक्ष्य से ज्यादा हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का भुगतान सीधे कर लगाने वाले प्राधिकारी को किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के तहत कर का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसे इसका भुगतान करना पड़ता है। इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर और पूंजीगत लाभ कर ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कर संग्रह में वृद्धि के लिए और भी कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी और डेटा माइनिंग के उपयोग की वजह से कर का अनुपालन बढ़ा है। उदाहरण के लिए करदाताओं के लिए वार्षिक सूचना प्रणाली एक ऐसी ही प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा कराधान में आया उछाल भी इसके लिए उत्तरदायी है। टैक्स बॉयंसी राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि के प्रति कर राजस्व संग्रह की प्रतिक्रियाशीलता है। इसके अलावा बाजार में बढ़ी गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि का काफी महत्व भी है, क्योंकि इससे आर्थिक संतुलन की स्थिति पैदा होगी। प्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है आय असमानता को कम करने के लिए अमीरों पर उच्च कर लगाना। इसके अलावा ये सामाजिक असमानताओं को कम करता है। सरकार कर संग्रह का उपयोग निम्न आय वाले लोगों की बेहतर जीवन यापन में सहायता करने के लिए करती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता है। क्राउडिंग आउट प्रभाव को कम करता है। उच्च कराधान उछाल सरकार को बाजार से कम उधार लेने को प्रेरित करता है। इससे ब्याज दरें कम रहती हैं और कॉर्पोरेट्स को कम दरों पर ऋण मिल जाता है।
उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों के लिए समान संहिता के लिए दायर जनहित याचिका के समर्थन में दस्तावेज मांगे हैं। ये दस्तावेज एक PIL पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने को कहा गया है। PIL में ये मांग की गई है कि जिस तरह से मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थलों के प्रशासन का अधिकार है, ठीक वैसा ही अधिकार हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों को भी मिलना चाहिए। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलनाडु यानी तत्कालीन मद्रास से हुई थी। इसके बाद से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग कानूनों के माध्यम से मंदिरों पर राज्य द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास अधिनियम 1951 ऐसे ही कानून का एक उदाहरण है। ये कानून केवल हिंदुओं और कुछ अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। राज्य के अधीन मंदिरों के प्रशासन के पक्ष में ये तर्क है कि इससे मंदिरों का बेहतर अभिशासन और प्रशासन सुनिश्चित होता है। इसके अलावा ये भी तर्क है कि मंदिरों को इतना धन प्राप्त होता है कि उसे बिना विनियमन और बिना लेखा परीक्षा के नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही ये मंदिर के संसाधनों जैसे कि भूमि के बेहतर उपयोग में मदद कर सकता है। इसके अलावा बजट के साथ संसाधनों के खातों का उचित रखरखाव भी सुनिश्चित होता है। इसके अलावा सामाजिक सुधारों को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि वंशानुगत पुरोहितवाद को चुनौती मिलती है। मंदिर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वहीं राज्य के अधीन मंदिरों के प्रशासन के विपक्ष में जो तर्क हैं, उसके तहत ये संविधान के अनुच्छेद 26 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना, धर्म आदि से जुड़े अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन करना। साथ ही ये अनुच्छेद 14 और 15 का भी उल्लंघन है, क्योंकि कई अन्य धार्मिक संस्थान किसी भी समान राज्य कानून द्वारा शासित नहीं है। इसके अलावा इस संबंध में ये भी कहा गया है कि धार्मिक संरचनाओं की पुरातात्विक प्रकृति को बनाए रखने में सरकार का पिछला प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और इसलिए इसको राज्य के अधिकार में रहना चाहिए ताकि इसका बेहतर प्रबंधन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। CSL पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। एक विमान वाहक पोत आमतौर पर एक वाहक मारक या युद्धक समूह के प्रमुख पोत के रूप में नेतृत्व करता है। वर्तमान में केवल 5 से 6 देशों के पास ही विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। आपको बता दें कि भारत के पास पहले भी विमान वाहक पोत थे, लेकिन ये या तो ब्रिटिश या फिर रूस द्वारा निर्मित थे। INS विक्रांत की डिटेल के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री और उपकरणों का उपयोग किया गया है। ये शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी स्टोबार यानी कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड का उपयोग करता है। ये तकनीक विमान को उड़ाने के लिए इसकी जंप का प्रयोग करती है। इस पर 30 विमानों को रखा जा सकता है। विमान वाहक पोत का महत्व ये है कि ये भारतीय नौसेना को दूर तक हवाई वर्चस्व बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें हवाई अवरोधन, एंटी सरफेस वॉरफेयर आदि भी शामिल है। इस तरह के पोत ब्लू वाटर नौसेना शक्ति के लिए अनिवार्य हैं। ब्लू वाटर वास्तव में खुले समुद्र में किसी राष्ट्र के सामर्थ्य और शक्ति को दर्शाने की क्षमता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत निश्चित रूप से समग्र सुरक्षा प्रदान करने वाले देश के रूप में उभरेगा। ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाले पड़ोसियों के खिलाफ एक पारंपरिक युद्ध में सहायता करेगा। उदाहरण के लिए शत्रु देश की नौसेना की परिसंपत्तियों और जमीनी अड्डों पर हमला करने में नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा। इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसमें 1700 चालक दल होंगे और 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। INS विक्रांत की अधिकतम गति 28 नॉट्स है, क्रूजिंग गति 18 नॉट्स है और इसका एंड्योरेंस 7500 नॉटिकल माइल है। इसमें 34 फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट, MiG-29 के युद्धक विमान, कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका में निर्मित MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने ये विशेष रूप से नहीं बताया है कि INS विक्रांत के पास कौन से हथियार और उपकरण होंगे। पहले के विवरणों और समान आकार के INS विक्रमादित्य पर मौजूद हथियारों के आधार पर ही ये सूचना हम आपको दे रहे हैं। INS विक्रांत की लंबाई है 262 मीटर, इसके 14 डेक्स हैं और 62 मीटर की चौड़ाई है और इसका वजन है 40,000 टन।
श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2.9 बिलियन का प्रारंभिक ऋण प्राप्त हुआ। प्रारंभिक स्तर की ऋण व्यवस्था का उद्देश्य श्रीलंका में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण संधारणीयता को बहाल करना है। ऋण IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत दिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ऋण तब दिया जाता है जब किसी देश को संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यम अवधि की गंभीर भुगतान संतुलन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान करने में समय लग सकता है। वैसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मदद लेने के लिए कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इन शर्तों में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना भी शामिल है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के लिए जिम्मेदार रही हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका को ईंधन के लागत वसूली आधारित मूल्य निर्धारण और बाजार आधारित विदेशी विनिमय दर को बहाल करने जैसे सुधारों को लागू करने के लिए कहा गया है। ऋण का आकार किसी देश की वित्तीय जरूरत, ऋण चुकाने की उसकी क्षमता और IMF संसाधनों के उपयोग के पिछले रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। IMF की कुछ महत्वपूर्ण ऋण सुविधाएं हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये किसी देश की बाहरी वित्तीय जरूरतों के लिए और अल्पकालिक वित्त पोषण के साथ उसकी समायोजन नीतियों का समर्थन करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन सुविधा बहुत मजबूत नीतिगत ढांचे वाले देशों को संकट रोकने और संकट दूर करने के लिए ऋण देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। वहीं स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी के तहत अल्पकालिक बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों वाले निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी सुविधा दीर्घकालिक BOP समस्याओं वाले देशों के लिए उपलब्ध है। साथ ही प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन की बात करें तो ये उन देशों के लिए उपलब्ध है जिनकी बुनियादी आर्थिक स्थिति मजबूत तो है, लेकिन उनमें कुछ कमजोरियां भी हैं। ये कमजोरियां उन्हें फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन का उपयोग करने से रोकती है। IMF संस्थान की स्थापना की परिकल्पना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में की गई थी। ये एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। IMF का कार्य है अपने सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों को नीतिगत सलाह प्रदान करना। इसके अलावा ये संकट से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और साथ ही संकट से बचाव में मदद करने के लिए एहतियाती वित्त पोषण के रूप में भी वित्त उपलब्ध करवाता है। अगली खबर है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित। भारत ने प्रतिदिन औसतन 90 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान हस्तांतरित किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आंकड़े साझा किए हैं, जिनके मुताबिक DBT मोड के माध्यम से वर्ष 2013 से अब तक 24.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 6.3 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए थे। DBT कार्यक्रम वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य वंचित वर्ग को सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करना है। इसके कई उद्देश्य हैं और इसके उद्देश्य थे सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करना, सूचना या धन के सरल और तेज प्रवाह के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मौजूदा प्रक्रिया को पुनर्गठित करना, सटीक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऐसा फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी सुनिश्चित करके किया जाएगा। DBT लाभ को रिसाव रहित और समयबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने के लिए जैम ट्रिनिटी का लाभ उठाता है। DBT योजना के कार्यान्वयन के प्राथमिक घटकों में शामिल हैं लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एकीकृत एक मजबूत भुगतान और समाधान प्लेटफॉर्म। DBT अलग अलग मंत्रालयों या विभागों के तहत 400 से अधिक योजनाओं के लाभ वितरित करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का महत्व ये है कि ये बिचौलियों को हटाता है और इस तरह से समय और लागत दोनों बचाता है, पारदर्शिता लाता है और रिसाव की घटनाओं को कम करता है, साथ ही फर्जी लाभार्थियों की संभावनाओं को समाप्त करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसमें गैर नकद सब्सिडी या सेवाओं को नकदी में बदलने के लिए अधिक व्यापक मूल्यांकन की जरूरत होती है। नकद अंतरण का मूल्य बाजार की कीमतों और मुद्रास्फीति के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता है। बैंकों या ATM और बाजारों तक पहुंच का स्तर कई स्थानों में अलग अलग हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर यानी क्राइमैक। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्राइमैक पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है। क्राइमैक को वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये अलग अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराध और अपराधियों के बारे में 24 घंटे जानकारी साझा करता है, साथ ही उनके बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को भी सुनिश्चित करता है। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो संचालित करता है। इसका उद्देश्य
देश भर में अपराध की घटनाओं का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम में मदद करना है। जिज्ञासा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिज्ञासा 2.0 कार्यक्रम के तहत नवीकरणीय ईंधन के लिए जिज्ञासा कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक संबद्धता कार्यक्रम है। इसे कक्षा शिक्षण को अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित शिक्षण तक विस्तारित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें प्रयोगशाला भ्रमण, लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला, ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रम आदि की परिकल्पना की गई है। जिज्ञासा 2.0 कार्यक्रम जिज्ञासा का उन्नत संस्करण है। इसके तहत एक वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला खोली जा रही है। सर्ववेग सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इस वैक्सीन ने हाल ही में वैज्ञानिक पूर्णता हासिल कर ली है। वैज्ञानिक पूर्णता का मतलब है कि वैक्सीन से संबंधित शोध और विकास का कार्य पूरा हो गया है। सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की कोशिकाओं में होता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा है जो योनि से जुड़ा होता है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के विभिन्न उपभेदों के कारण होता है जो एक यौन संचारित संक्रमण है। भारत में प्रतिवर्ष सर्वाइकल कैंसर के 1.23 लाख मामले सामने आते हैं। इनमें लगभग 67,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के मामलों में भारत का 5वां स्थान है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायरेक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से विकसित किया गया है। अगली खबर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और समुद्र का जल स्तर वर्ष 2021 में अपने उच्चतम स्तर पर थे। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और समुद्र का जल स्तर वर्ष 2021 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा 414.7 पार्ट्स पर मिलियन थी। ये वर्ष 2020 की तुलना में 2.3 पार्ट्स अधिक थे। समुद्र के जल स्तर में लगातार 10वें वर्ष भी वृद्धि जारी है। 1800 के दशक के मध्य में वैश्विक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से वर्ष 2021 रिकॉर्ड में दर्ज 7 सर्वाधिक गर्म वर्षों में से एक रहा है। वर्ष 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात संबंधी गतिविधियां 1991 से 2020 के औसत से काफी ज्यादा संख्या में दर्ज की गई हैं। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी नामक इस तकनीक ने मंगल ग्रह के वायुमंडलीय घटकों की सहायता से वहां ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। ये तकनीक एक वृक्ष की भांति ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हिस्सा लगभग 96% है। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल 0.13% ही है। मॉक्सी को नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ भेजा गया था। मॉक्सी का एक उन्नत संस्करण मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है। ये मंगल पर मानव मिशन को शुरू करने से पहले वहां लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए हैं। ये पुरस्कार भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी न्यूया और संयुक्त राष्ट्र की पहल है। इनका लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों के सामने आने वाली शहर स्तरीय सुलभता और समावेशन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य लोक केंद्रित डिजाइन को बढ़ावा देना और नवीन घरेलू तकनीकी नवाचारों और समाधान को प्रोत्साहित करना है। तेजस मार्क 2। हाल ही में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये विमान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उन्नत संस्करण है। तेजस को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ये एक एकल इंजन, हल्के वजन, अत्यधिक फुर्तीला और बहुभूमिका वाला सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है। तेजस मार्क 2 को 4.5 पीढ़ी की मशीन के रूप में भी जाना जाता है। इसके निर्माण का 70% भाग स्वदेशी रूप से पूरा किया जाएगा। इसमें अधिक शक्तिशाली GE 414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। ये इंजन इसे मौजूदा तेजस मार्क 1 की तुलना में लंबी लड़ाकू रेंज और हथियार ले जाने की अधिक क्षमता प्रदान करेगा।
टाइफून हिंद मनोर। हिंद मनोर को अधिकतम निरंतर वायु की गति के आधार पर वर्ष 2022 का सबसे प्रबल उष्णकटिबंधीय तूफान माना जा रहा है। ये तूफान जापान और दक्षिण कोरिया के तट से टकराएगा। यह सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल पर 5 स्केल का हरिकेन है। इस स्केल में 1 से 5 रेटिंग केवल हरिकेन की अधिकतम निरंतर वायु गति पर आधारित है। इसमें श्रेणी 1 के तहत जो हरिकेन आते हैं उसमें 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा की वायु गति होती है। श्रेणी 2 के तहत 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा वायु गति होती है। श्रेणी 3 के तहत 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 के तहत 252 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे ज्यादा की वायु गति होती है। इन्हें दुनिया भर में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसे साइक्लोन कहा जाता है, वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे टाइफून कहा जाता है, अमेरिका के पश्चिमी और पूर्वी तट पर इसे हरिकेन कहा जाता है और भारत में इसे चक्रवात कहा जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में नवजात लवणीय जल के मगरमच्छों की संख्या इस वर्ष नेस्टिंग अवधि के दौरान 3700 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। ये सुंदर वन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान क्रीक और नहरों का एक नेटवर्क है। ये ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और पातासला नदी के ज्वारनदमुख क्षेत्र में स्थित है। ये संकटग्रस्त लवणीय जल के मगरमच्छों का अधिवास है। गहिरमाथा समुद्र तट इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। गहिरमाथा समुद्र तट वल्नरेबल ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यह हिरन, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, प्रवासी पक्षियों आदि का भी पर्यावास स्थल है। और अंतिम महत्वपूर्ण खबर है वोस्तोक अभ्यास 2022। भारतीय सेना की एक टुकड़ी रूस में एक बहुपक्षीय सामरिक और कमान अभ्यास वोस्तोक 2022 में भाग ले रही है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।